तो अब हम बात करेंगे इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड फंक्शन, मतलब जो इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे, ये वाला कवर करेंगे हम। तो 20 क्वेश्चन आए थे भाई हमारे पास इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड फंक्शन से देखने को मिल रहा है भाई, हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं, किसी किसी साल 6 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड फंक्शन के क्वेश्चन से, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे उसकी। सो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड फंक्शन से क्वेश्चन है भाई। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यार ये क्वेश्चन तो हमको आसानी से सही करने हैं, ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, छोड़ना नहीं या फिर गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। हमसे 2022 में पूछा गया था नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, क्या अल्फा अल्फा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है? बिल्कुल सही है। अल्फा अल्फा क्या है? हमारे पास एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। ओके, है ना। चिकन पी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है बिकॉज दिस आर लेग्यूमिनस प्लांट यार। ठीक है, इनमें नोड्यूल्स होते हैं भाई, इतने जो रूट्स होते हैं उसमें। एंड हमारे पास जो क्लोव होता है, क्लोवर मतलब जो हमारे पास लॉन्ग होता है, वो भी हमारे पास एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। ठीक है, बाकी अमरनाथ नहीं है, स्पेनिश नहीं है, परसुलेन नहीं है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 2 एंड 1 3 एंड 4। देखो इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए अल्फा अल्फा चिकन पी तो है, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों में देखना है 4 5 एंड 6, तो स्पेनिश नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दिया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। बट अब तो यूपीएससी ने ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन डाल दिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यार। ओनली 3 करेक्ट, है ना। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अब यूपीएससी का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज को देखो। In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase marine productivity by bringing the, तो मराइन अपवेलिंग जोन्स की बात करनी है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है, ये हमसे पूछा गया है। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, है ना, कि जो अब वहाँ पे जहाँ पे मराइन अपवेलिंग होती है वहाँ पे मराइन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है ना, वहाँ पे न्यूट्रिएंट सरफेस पे आते हैं, इसलिए बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बिकॉज न्यूट्रिएंट सरफेस पे जाएंगे, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फिश खाएंगे, फिश का ग्रोथ होगा, इसीलिए वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है यार, है ना। इसीलिए हमारे पास जहाँ पे हॉट कोल्ड करंट एंड वार्म करंट जहाँ पे मिलते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है भाई, अपवेलिंग होता है ना, अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, इसीलिए वहाँ पे फिश का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं यार। जैसे फाकलैंड वाला जो हमारे पास अमेरिका में है। डिकम्पोजर्स ऑफ द माइक्रो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ऐसा नहीं होता। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस ना, मेन कारण है जहाँ पे अपवेलिंग होती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट सरफेस पे आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। और जो पहली को केस में हमारे पास जो है ना अल नीनो के समय जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने को मिलती है, अल नीनो के समय वो क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे अपवेलिंग होता है ना, अपवेलिंग होता है यार। अपवेलिंग क्यों, बिकॉज यहाँ पे वार्म वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अपवेलिंग होती है। कोल्ड वाटर में अपवेलिंग हो गई तो यहाँ पे क्या होता है, फिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेरू की कोस्ट में, पेरू एंड चिली की कोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, 2021-11 में क्वेश्चन आया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो धीरे रिजनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। क्यों? द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, जो सॉइल होता है रेन फॉरेस्ट का वो डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट में, इसलिए बिल्कुल सही बात है यार, है ना। वहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट इट इज़ नॉट डेफिशिएंट इन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसीलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारे पास बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए जो अपर लेयर है वो ख़त्म हो जाता है यार, है ना, वॉश ऑफ हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे सॉइल ठीक से नहीं रहता, इसीलिए वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ग्रो करने के लिए एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। प्रोपाग्यूल्स ऑफ ट्री इन रेन फॉरेस्ट है पुअर वायबिलिटी, गलत बात है यार। रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, नो ऐसा तो नहीं है भाई, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले स्पीसीज़ भी हैं हमारे पास। एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, नो इट इज़ नॉट द रीज़न। मेन क्या है कि जो रेन फॉरेस्ट रहता है
उसका सॉइल डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट में, बिकॉज पानी की वजह से, बिकॉज रेन फॉरेस्ट में रेन हो रहा है एंड रेन की वजह से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन भी डिले होता है बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रहता है एंड मॉइस्चर कंटेंट रहने की वजह से ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसा होता है, स्लो होता है। ओके, सो दैट्स वाई सॉइल इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, इसीलिए डेफिशिएंट होते हैं, कम खत्म नहीं होता, जीरो नहीं होते, तो इसीलिए रेन फॉरेस्ट में ग्रोथ करने के लिए टाइम लगता है एज कम्पेयर टू डिसीडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम दैट इज प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। हमारी बात किसी करनी है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस, ठीक है। यहाँ पे जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है वहाँ पे डिफरेंट टाइप से हमारे पास इकोसिस्टम सर्विस को कैटेगराइज किया गया इन द प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, है ना, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग। तो इसमें हमारे पास पूछा गया कि सपोर्टिंग के अंदर कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विस आते हैं। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था यार, है ना, तो इसीलिए हमको न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सपोर्टिंग इकोसिस्टम असेसमेंट कौन सा है इसमें से, ठीक है। सपोर्टिंग कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर क्या है, वो प्रोविजनिंग सर्विस के अंदर आता है। ओके, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज, जो कंट्रोल एंड क्लाइमेट एंड डिसीज है वो किसके अंदर आता है भाई, रेगुलेटिंग सर्विस के अंदर आता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन होते हैं, सॉइल फॉर्मेशन होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पास सपोर्टिंग के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास सपोर्टिंग हमसे पूछा गया, ये सही है। एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी जो है ना, मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी जो है, जो जेनेटिक रिसोर्सेस है उनका मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ प्रोविजनिंग सर्विस, ये भी क्या है, एक प्रोविजनिंग सर्विस है भाई। ओके, तो ये हमारे पास मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऑफ एन ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। अगर हमने क्या किया, दुनिया के जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया किसी भी ओशियन के, है ना, तो क्या होगा, पूछा गया है हमसे। द ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो ओशियन जो कि कार्बन सिंक है, कार्बन को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो खत्म हो जाएगा, एक तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन को, आयरन, उनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। पहली बात तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स किसके डिपेंडेंट होते हैं, आयरन डिपेंडेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स आयरन लेते हैं, आयरन को बहुत ज़्यादा लेते हैं, और आयरन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो अगर हमने क्या किया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को हमने क्या किया, हटा दिया दुनिया से, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आयरन नहीं ले पाएंगे, आयरन नहीं ले पाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, तो जो कार्बन सिंक है ओशियन वो अफेक्ट हो जाएंगे। द फूड चेन इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है यार। फूड चेन जो होता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश ने खाया, मतलब क्रस्टेशियंस ने खाया, क्रस्टेशियंस को लार्जर फिश ने खाया, है ना, उसको और भी बड़े फिश ने खाया, तो जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। द डेंसिटी ऑफ वाटर, ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, ऐसा नहीं है भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है। और देखो एक्सट्रीम वर्ड भी है, ड्रास्टिकली रिड्यूस, है ना। ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं, और यूपीएससी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को गलत मानती है मैक्सिमम, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम, हमको बात किसकी करनी है, फूड चेन की बात करनी है। इकोसिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, तो इनमें से किसको किसको हम डिकम्पोजर मानते हैं, ये हमसे पूछा गया है। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था यार। क्या बैक्टीरियाज को डिकम्पोजर माना जाता है, बिल्कुल सही है। फंजाइज को माना जाता है, बिल्कुल सही है। वायरसेस को माना जाता है, ना, वायरसेस को डिकम्पोजर माना नहीं जाता। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B 2 and 3 ओनली, हमसे करेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज। देखो भाई, ग्रासलैंड के अंदर हमारे पास सक्सेशन पता है ना, ग्रासलैंड से हमारे पास ग्रासेस जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं, बट ग्रासलैंड में जो ग्रासेस हैं वो ट्री क्यों नहीं बन पाते, है ना। 2013 में क्वेश्चन आया था, ग्रासलैंड में जो ग्रासेस हैं वो ट्री क्यों नहीं बन पाते, क्यों नहीं बन पाते हैं। इंसेक्ट एंड फंगाई की वजह से, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, वाटर लिमिट्स एंड फायर। देखो भाई, वहाँ पे ग्रासलैंड में ये है कि वहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर की कमी होती है, और आग जो होता है ना बार बार फ्रीक्वेंट होता है, और जिसकी वजह से आग क्या करता है, ट्रीज को, मतलब जो ग्रासेस है उनको रिप्लेस होने से ट्री में रोक देता है ना। सो इसकी वजह से हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो ट्री में नहीं, क्योंकि वहाँ पे बारिश उतनी ज़्यादा होती नहीं है यार, बहुत कम समय के लिए बारिश होता है, और फायर भी एक तरह से लिमिट कर देता है जो ट्री के ग्रासेस के ग्रोथ है टू ट्रीज। ओके, सो वाटर लिमिट्स एंड फायर इज द रीजन फॉर ग्रासेस नॉट रिप्लेसिंग टू ट्री।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हमसे 2013 में क्वेश्चन आया था भाई, क्या पूछा गया था हमसे, सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम की बात करनी थी लेकिन डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के ऑर्डर में, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से कम ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की होगी, ओशियन की होगी कि मैनग्रोव की होगी, सिंपल सी बात है भाई ओशियंस की होगी, है ना, सब सिंपल सी बात है, किसकी होगी, ओशियंस की होगी। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है यार, मैनग्रोव की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू ओशियंस, ओके, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओशियंस है उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ना, बिकॉज उसमें क्या है भाई, कुछ है नहीं, रहने देने के लिए पेड़ में है नहीं, तो मैनग्रोव्स की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ग्रासलैंड्स की होती है, फिर लेक्स की होती है, फिर ओशियंस की होती है। ओशियंस की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। अगर हमने बात की एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन तो 50 ग्राम पर कार्बन स्क्वायर मीटर पर ईयर होता है, ठीक है। अगर लैंड एवरेज लैंड की बात करें तो 160 होता है, ठीक है। अगर हम मैनग्रोव्स की बात करें तो 3300 होता है, अराउंड 3300, ओके। तो ये हमारे पास है भाई दिक्कतें। और हमारे पास इसमें अगर प्रोडक्टिविटी की बात की है तो हम एनपीपी की बात कर लेते हैं, जीपीपी की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है यार, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जीपीपी याद रखना, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके, है ना। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी जो है इसका कुछ लोग रेस्पिरेशन के लिए खुद के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। सो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, खुद के रेस्पिरेशन के लिए भी तो इस्तेमाल करेगा प्लांट, ओके। ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सब चीज़ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बाय विच कंज्यूमर क्रिएट न्यू ऑर्गेनिक मैटर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज बाय द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स जो है जिस रेट पे न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने रिवाइज कर लिया है ना, यही तो फायदा है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने का। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते जाना है क्वेश्चन बनाते के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेफरेंस टू फूड चेन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था यार, अ फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है यार, एक चेन बताता है जिसमें एक दूसरे से कैसे मेंढक जो है सांप साथ कैसे खाता पीता है, चींटी कैसे खाता पीता है, वो सब चीज़ देखा जाता है। फूड चेन आर फाउंड विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, नो, एक पॉपुलेशन ऑफ, देखो भाई फूड चेन जो होता है वो बिटवीन पाया जाता है, नॉट विद इन, एक ही स्पीसीज के अंदर नहीं पाया जाता, इट इज़ बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, सो दिस इज इनकरेक्ट। अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाय अदर। ना, फूड चेन में ये नहीं बताता कितने नंबर में खाए जाते हैं, बस ये बताता है कि हाँ मेंढक जो है उसको सांप खाता है, कितने मेंढक को कितने सांप खाता है वो नहीं बताता भाई। सो इट डज नॉट शो अस नंबर, हमको नंबर ये नहीं बताता, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कहाँ भी जहाँ भी एक नाम आपको शब्द दिख जाए जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रोल, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है नीच, ठीक है। फंक्शनल रोल की बात आते ही आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है भाई, फंक्शनल रोल की बात आते ही आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, इकोलॉजिकल नीच, ओके। और याद रखना ये जो नीच का टर्म है वो किसने दिया था, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए, ग्रीनेल ने दिया था, ग्रीनेल, है ना। डिफरेंट टाइप्स के नीच की बात करें तो हैबिटेट नीच होता है, फूड नीच होता है, रिप्रोडक्टिव नीच होता है, फिजिकल एंड केमिकल नीच होता है, ओके। इकोटोन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इकोटोन इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में हमारे पास वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, तो दे आर इकोटोन्स, ओके। हैबिटेट क्या है भाई, जहाँ पे वो होम बना रहा है, ठीक है ना। ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन नीड टू सर्वाइव, हैबिटेट का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन नीडेड टू बी सर्वाइव, एंड जहाँ पे वो रह रहा है ना, होम प्लस ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशंस नीडेड टू सर्वाइव उसको मिल जा रहे हैं, सो क्या बोलेंगे, होम बोलेंगे। एंड होम रेस्ट तो ठीक है भाई,
होम रेंज इज एन एरिया इन विच एनिमल लिव्स एंड मूव, ठीक है, डेली कैसे कैसे मूव करते हैं। होम रेंज की बात करें तो ये आदमी हमारे पास घर से कहाँ जा रहा है, होम से ऑफिस जा रहा है ना, फिर ऑफिस से होम जा रहा है, तो ये हमारे पास उसका होम रेंज हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो भाई 2013 में क्वेश्चन आया था कि देखो दुनिया में सबसे जो पानी है मतलब जो मीठा पानी है वो किसके फॉर्म में है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। लेकिन आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के अलावा जो पानी बचा, ठीक है, वो फ्रेश वाटर जो है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ पे है, ये हमसे पूछा गया है। बाउंड इन द एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, एग्जिस्ट इन ग्राउंड वाटर, एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर। तो कहाँ पे है भाई, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर में है भाई, ठीक है। ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है आफ्टर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के बाद किसके अंदर है हमारे पास, ग्राउंड वाटर। उसके बाद कहाँ है, सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में है। उसके बाद कहाँ है, फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर है। ओके, इसको अच्छे से लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, सॉइल मॉइस्चर के बाद फ्रेश वाटर लेक्स, और उसके बाद कहाँ है हमारे पास, एटमॉस्फियर में है। उसके बाद सबसे कम है रिवर्स के अंदर। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाता है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर जो 3% फ्रेश वाटर है ना हमारे पास दुनिया में, उसका ये ऑर्डर है भाई। एंड ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये 2000 किस में आया था, ये 2013 में आया था ना। इसी प्रकार क्वेश्चन एक यूपीएससी ने पूछा 2021 के अंदर, PYQ रिपीटेड है ये 2021 के अंदर इसी प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। देखो भाई हमसे इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन पूछा गया, तो इकोसिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम का डिस्क्रिप्शन क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, the part of the earth which are inhabited by living organism, the community of organism together with an environment in which they live। बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिज्म साथ में उसके साथ इन्वायरमेंट को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे यार, उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, नो। ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर आपसे कोई पूछेगा तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इससे छोटे जो चीज़ है, अगर हमने बोला कि देखो कम्युनिटी सस्टेन कर पाएगा क्या, नहीं सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। जब यहाँ पे इंटरेक्ट करने की बात आता है ना भाई, इंटरेक्ट करने की जब, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ जब वो हम पे इंटरेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों होता है यार। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मोडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, ठीक है। इनमें से कौन सा लीफ मोडिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें डेजर्ट के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर पाते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, बिल्कुल सही बात। जैसे कि हमें कैक्टस में क्या देखने को मिलता है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स देखने को मिलता है यार। टाइनी लीव्स, जो स्टेम्स हैं वो बड़े हो गए हैं ना, बिल्कुल सही है। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं उसमें। फोटोसिंथेसिस स्टेम जो है वो बना रहा है हमारे, फोटोसिंथेसिस लीव्स में नहीं होता, फोटोसिंथेसिस स्टेम्स में होता है। लीव्स तो छोटे से हो गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है 14 है द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। हमसे क्या पूछा गया है भाई, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था एम स्ट्रिप्स, है ना। एम स्ट्रिप्स के बारे में पूछा गया था कि जो एम स्ट्रिप्स जो कि न्यूज़ में देखने को मिले ये क्या है ना। एम स्ट्रिप्स क्या थे भाई, एम स्ट्रिप्स जो होते हैं ना, दिस आर मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स के रेफरेंस में देखने को मिले। व्हाट इज एम, एम स्ट्रिप्स जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस है। एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, इट इज, एम स्ट्रिप्स मतलब होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये हमारे पास टाइगर के रेफरेंस में था भाई, ठीक है। एम स्ट्रिप जो था वो टाइगर के रेफरेंस में न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा गया था। और टाइगर की चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमसे ये पूछा गया था 21 के अंदर, इन दी नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के कौन सर्वाइव करने के लिए देखने को मिलेगा।
लाइकेंस जो हैं क्या वो बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं भाई? लाइकेंस जो हैं क्या वो बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। मॉसेस जो होते हैं, जो कि मतलब जो मॉसेस है ना, ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स हैं, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे पास सर्वाइव कर सकते हैं बिना सॉइल के, ठीक है। बट जो फर्न्स हैं वो हमारे पास उनमें रूट्स होते हैं, इसीलिए उनको चाहिए भाई मॉइस्चर, उनको सॉइल चाहिए। मशरूम्स को भी सॉइल चाहिए। तो जो हमारे पास लाइकेंस एंड मॉसेस हैं वही हमारे पास बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर दी फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2021 में क्वेश्चन आया था यार, है ना। विच ऑफ दी अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, फूड चेन ऑफ ओशन। ओशन के फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? क्या डाइएटम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं? क्या डाइएटम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं? बिल्कुल सही है, डाइएटम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। साइनोबैक्टीरियस प्राइमरी प्रोडक्शंस हैं। कॉपीपोड्स जो होते हैं ना वो क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, दीस आर क्रस्टेशियंस। तो ये हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते। एंड फोरामेरिफेरेंस जो होते हैं, फोरामेरिफेरेंस जो हैं वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं यार, है ना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जिनमें हमारे पास एक तरह से ये बेंथिक नेचर के होते हैं, नीचे पाए जाते हैं, बट ये हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। ओके, सो ये जो है ना फोरामेरिफेरेंस वो बैक्टीरिया को खाते हैं यार, है ना, बेंथिक जोन में रहते हैं, ये ईट बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया को खाते हैं, स्मॉल आइटम्स को खाते हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटाटिव वर्ड। देखो भाई यूपीएससी का ट्रेंड समझना, ये पूछ रहे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से, ये पूछ रहे डेटाटिव वर्ड कौन से, तो आपको ये समझना है कि हाँ इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो इसलिए आप रेडी रहना है हर चीज़ को आपको समझ रखना है। हाँ भाई डेटाटिव वर्ड किसको कहेंगे? अर्थवर्म इज डेटाटिव वर्ड, बिल्कुल सही बात है। जेलीफिश एक डेटाटिव वर्ड है क्या? नहीं है यार। मिलीपेड्स एक डेटाटिव वर्ड है क्या? बिल्कुल सही है। वुडलाइस एक डेटाटिव वर्ड है क्या? बिल्कुल सही है। सी हॉर्स एक डेटाटिव वर्ड नहीं है यार, है ना, बिकॉज ये हमारे पास डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं मिलीपिड्स, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास ये डेटाटिव वर्ड हैं, डिकम्पोजर्स हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वुडलाइस भी है ना, जेलीफिश और सी हॉर्स तो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। तो टू को एलिमिनेट कर दो यार, 2 को एलिमिनेट कर दो, आंसर क्या बचा? सी बचा। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो 2021 में क्वेश्चन आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज जो है मेन रिलीज होते हैं। तो हमारे पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो हमको देखना है कि भाई किसमें जो रॉक है वो मेन रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट का। तो फॉस्फोरस साइकिल आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोरस साइकिल में जो मेन रिजर्वायर है वो क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। कार्बन साइकिल में जो मेन रिजर्वायर है वो कौन है भाई? कार्बन साइकिल में जो मेन रिजर्वायर है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड में ओशियन है, फॉस्फोरस में रॉक्स हैं, नाइट्रोजन में प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, या फिर एटमॉस्फेयर बोल सकते हो यार। द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन, और सल्फर में तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट होता है, बट हमारे पास इसमें फॉस्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं होता, अनलाइक दी कार्बन एंड सल्फर साइकिल। Which of the following has species that can establish a symbiotic relationship with other organisms? इनमें से कौन से ऐसे स्पीसीज जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ देखने को मिलता है? ठीक है, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे। तो क्या फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है? बिल्कुल सही है भाई, एल्गी के साथ करते हैं, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। क्या प्रोटोजोन करता है भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? बिल्कुल सही। एग्जाम्पल बताओ भाई, प्रोटोजोन किसमें करता है? हमारे पास प्रोटोजोआ जो है, जैसे जो प्रोटोजोन होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें काऊ हो गए, है ना, तो उनके पेट्स में हमारे पास टर्माइट्स के अंदर हो गए, तो उनमें हमारे पास ये क्या रहते हैं, और ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रहते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पेट में देख लो यार, हमारे पेट में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनको भी खाना मिल रहा है और हमको भी खाना अच्छे से मिल रहा है। हम तो इसी प्रकार प्रोटोजोन्स कुछ होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल्स के पेट में, जैसे काउज हो गए, रमिनेंट हो गए, जो कैटल्स हो गए, उनके पेट में होते हैं, और उनके डाइजेशन को हेल्प करते हैं, प्लस उनके एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं। तो एनिमल को भी, काउ को भी हेल्प कर रहा है और खुद खाना बना रहे, तो दोनों को हेल्प कर रहा है। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस रिलेशनशिप, दोनों का फायदा। निडेरिया जो है, निडेरिया में भी हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है भाई,
जैसे कि निडेरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखने को मिलता है ना। फंजाई एंड एल्गी के अंदर मिलता है, प्रोटोजोअन एंड रुमिनेंट। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों में हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विद रेफरेंस टू वाटर ऑन अर्थ, वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ 2021 में क्वेश्चन आया था भाई, जो मैंने बोला था रिपीट क्वेश्चन है पानी वाला, जो मैंने सीक्वेंस बनाया था। ये देखो, ये सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन बनाया था मैंने, इसी प्रकार का फ्रेश वाटर वाला जो क्वेश्चन था यही रिपीटेड है भाई। तो हमने बोला ना यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है आपको, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन बनाने की जरूरत है भाई। तो कहाँ से क्वेश्चन आगे बोलोगे, विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स आर मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। गलत बात है, हमने देखा था कि भाई जो ट्रेंड देखा था हमने यहाँ पे, इससे जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे है, आइस केप्स में है, आइस केप्स के पास ग्राउंड वाटर में है, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर में, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स में, उसके बाद एटमॉस्फेयर में, रिवर में तो सबसे कम है यार। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा भी। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो फ्रेश वाटर जो है वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है, उसके बाद ग्राउंड वाटर है, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर है, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स में है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में, उसके बाद रिवर में है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा बी। करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा बी। तो ये सीक्वेंस फिर से लिखते हैं भाई। सबसे जो फ्रेश वाटर है वो 3% दुनिया में फ्रेश वाटर है, वो सबसे कहाँ पे है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के अंदर। फिर से लिख रहा हूँ बिकॉज याद रहे। उसके बाद कहाँ पे है हमारे पास ग्राउंड वाटर, उसके बाद कहाँ पे है हमारे पास सॉइल मॉइस्चर, उसके बाद कहाँ पे है हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स, उसके बाद एटमॉस्फेयर, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो है रिवर में। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए भाई फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी के। तो ये क्वेश्चन हमको समझने हैं कि यार यूपीएससी क्वेश्चन की ट्रेंड कैसी है। ट्रेंड एक समय सेम रहा है, दो ट्रेंड हमको बहुत कॉमन देखने को मिला। एक फ्रेश वाटर के एक तरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, और दूसरा कि ये पूछते हैं कि भाई बताओ ये इसमें डेटाइटिवर्स कौन से हैं, इनमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं, बताओ भाई इनमें हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप किस में देखने को मिलता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, उसने पूछता है प्रोडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि मैंग्रोव्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू ओशन, है ना। ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक चीज़ है। और जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम होगा, बहुत सारे एक तरह से आप समझना भाई, इकोटोन जो है, मैंग्रोव्स आर इकोटोन किसके बीच में, लैंड एंड सी के बीच में, तो वो इकोटोन है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी पहले वाजिब सी बात है ज़्यादा ही होगी। ग्रासलैंड आर दी इकोटोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड फॉरेस्ट एरियाज, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे क्या होगा भाई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो बेसिक चीज़ें आपको समझनी है यार इकोसिस्टम में।